दोस्तों नमस्कार। हमारे विशेष प्रोग्राम देश की बात में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री प्रभात झा साहब। प्रभात जी ने भारतीय जनता पार्टी की 3 पीढ़ियों को देखा है, तीसरी पीढ़ी को वो देख रहे हैं नज़दीक से। पार्टी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव को भी उन्होंने देखा है। उस समय वो वक्त भी उनको याद है जब पार्टी के पास कार्यकर्ता जो है वो मिलने से नहीं मिलते थे, ढूंढने से नहीं मिलते थे। और आज ये स्थिति है, कार्यकर्ताओं की इतनी लंबी फौज है कि समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन अपना है कौन नहीं है, कब कौन आ गया। लेकिन फिलहाल इन सारी परिस्थितियों के बीच में हमने आज उनको ढूंढा है और इस बात पर चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे और ये आपके लिए जिज्ञासा को दूर करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कहाँ तक। सर, एक बड़ा सवाल कार्यकर्ताओं में, आम मानस में, कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब ट्रकों से कार्यकर्ता आ रहे हैं। ये पार्टी के बढ़ती लोकप्रियता का अपने आप में द्योतक है और ये दर्शाता है कि कांग्रेस से लोग ऊबते जा रहे हैं और भाजपा के रंग में पूरी तरह से डूबते जा रहे हैं। और यही कारण होता है, कांग्रेस निराशा का केंद्र है और भाजपा आशा का केंद्र है। आखिरकार इन लोगों में ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया जो 3-4 दशक तक आपकी आइडियोलॉजी को निंदा करते थे, न केवल कोसते थे, और संघ को भी और जनसंघ को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी हम दो हमारे दो की बात करके एक मजाक सा उड़ाया करते थे, और आज वो आने के लिए ललायित हैं। तो आखिरकार हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? हृदय परिवर्तन घटनाओं से होता है। जो आ रहे हैं उनके अपने अपने कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण है कि कांग्रेस का नेतृत्व समाप्त सा हो रहा है। और नेतृत्व जब समाप्त होता है तो हर व्यक्ति राजनीति में आशा की तरफ देखता है। वह सिर्फ राजनीति में रोटी तोड़ने के लिए या रोजी रोटी के लिए नहीं आता है, वो अपने हार्दिक और मानसिक सम्मान के लिए आता है। अब उनको लगता है कि वहां न सम्मान है न मान है, सिवा अपमान के कुछ भी नहीं है। और आज भी सत्ता की जो 8 वर्षों तक रही है कांग्रेस में, वह आज भी मौजूद है, जबकि वो सत्ता से लगभग मध्य प्रदेश में और देश में वर्षों से बाहर है। इसलिए मन जब नहीं करता, मन पर प्रभाव पड़ता है इसका कि मेरा नेता कैसा हो रहा है, मेरी नीति कैसी हो रही है, मैंने इतने साल यहां दिए। तो आत्मीय संतोष के लिए वो भाजपा की ओर बढ़ रहा है और देश के होते विकास, बढ़ते विकास को देखता है। देश का विश्व में सम्मान बढ़ रहा है। ऐसी अनेक चीजें, और मोदी के प्रति जो आकर्षण, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण उनको खींचता चला आ रहा है। प्रभा जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आपने अटल जी और अडवाणी जी को भी देखा है, आपने काम किया है, पटवारी जी के साथ आपने काम किया है। आज की पीढ़ी के आप देख रहे हैं, आप उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। क्या अंतर दिखता है आपको उस समय जब आप लोग संघर्ष करते थे, पाँव घूमते थे, और आज जो माहौल बदला है? तो आखिर ये पीढ़ी परिवर्तन को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, पीढ़ी परिवर्तन सृष्टि का नियम है, समय की मांग है। कल ही आपने खट्टर जी को सुना होगा कि मैंने खुद विधायक दल में कहा कि मुझे अब लग रहा है कि मुझे इस पद पर नहीं रहना चाहिए। ये कहने का साहस भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति में ही है। क्या खड़गे जी ये बोल सकते हैं 83 साल की उम्र में? नहीं बोल सकते हैं। पदों से मुक्त रहकर पार्टी के प्रति वही समर्पण, जो पार्टी कहे वो करना, आने वाली पीढ़ी परिवर्तन के लिए, जो आज पीढ़ी आ रही है वो भी आगे जाके बदलेगी। तो पीढ़ी परिवर्तन हर परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, संगठन का, संस्थाओं का एक आवश्यक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रकृति है, और ये होते रहना चाहिए अगर किसी चीज को जिंदा रखना है तो। नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। व्यक्ति की मृत्यु होती है, समाज की, संगठन की मृत्यु नहीं होती कभी। और इसलिए नई पीढ़ी को निमंत्रण देना, लाना और आने वाली पीढ़ी को अपने वैचारिक रूप से जोड़ने के लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर होते हैं, हमारे यहाँ
एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना जीवन देके काम करता है। आज भी हमारी पार्टी में जो प्रांतीय संगठन मंत्री हैं वो हितानंद जी हैं, वो पूर्णकालिक नहीं है, वो प्रचारक हैं संघ के, नैतिक बल हैं वो, उनको देखकर कार्यकर्ता प्रभावित होते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पार्टी का गठन ही इस रूप में हुआ है कि आने वाली पीढ़ी का स्वागत, जो पुरानी पीढ़ी है उसका सम्मान और नयों का स्वागत करने का सामर्थ्य हमारी पार्टी में है। मध्य प्रदेश में भी हमने परिवर्तन देखा। लगभग 18 साल शिवराज सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, अब मोहन यादव जी बिल्कुल नए हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। तो आपने इसमें अंतर देखा दोनों में, आपने काम में क्या आपको लगता है और आने वाली संभावनाएं क्या है? 18 साल के अनुभव को आप 60 दिन से नहीं तुलना कर सकते। शिवराज जी भी जब बने थे तो नहीं थे, वो तो मंत्री भी कभी नहीं बने थे। मोहन यादव जी तो उच्च शिक्षा मंत्री थे, तीसरी बार के विधायक हैं, इसलिए तुलना नहीं करता मैं किसी की। मोहन जी शांत चित्त के हैं, शिवराज जी भी शांत चित्त से थे। शिवराज जी ने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया, लगातार जीत दिलाई उन्होंने। और मोहन जी एक कार्यकर्ता है। इस मोहन जी के बनने से एक मैसेज ये भी है, और शिवराज जी के बनने से, कि सामान्य परिवार का कार्यकर्ता भी, जैसे नितिन गडकरी कहते मैं पोस्टर चिपकाता था, अमित शाह जी कहते थे मैं पोस्टर चिपकाता था, नरेंद्र मोदी जी कहते मैं चाय बेचता था। तो ऐसे व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सड़क मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसलिए तुलना करना उचित नहीं होगा। दोनों ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और दोनों अपनी अपनी तरह के काम कर रहे हैं। प्रभा जी, कांग्रेस के 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का ये कहना कि लोग सत्ता के लालच में, अपने काम धंधों के लालच में और या डर के लालच में, सीडी या डीए के डर के मारे वो पलायन कर रहे हैं, उनका सिद्धांत से, ऑर्डरलाइज से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से कहाँ तक सहमत हैं आप? मैं दिग्विजय सिंह जी की बातों का, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं। राजनीति में उनकी टिप्पणी का महत्व धीरे धीरे स्वयं खत्म हो रहा है, इसलिए उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी करके मैं उनका कभी अपमान नहीं करूंगा। वो बहुत अनुभवी हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं। वो अपनी पार्टी के बारे में, अपने पार्टी से जा रहे नेताओं के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनका कहना होगा, लेकिन आने वाले नेताओं का ऐसा मानना नहीं है, ना हमारी पार्टी का ऐसा मानना है। हमारी पार्टी का मानना है कि हमारी बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर वो हमारी पार्टी के सिद्धांत से जुड़ रहे हैं। प्रभा जी, एक बात ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहस में और जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं उसमें आया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को पार्टी ने 4 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया, 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, लगभग 24 साल राज्यसभा में रहने के बाद आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी में आए। तो क्या इन 10 सालों में वो सत्ता के बगैर नहीं रह पाए? इसको क्या सोचते हैं आप? नहीं, सुरेश पचौरी जी कुशल संगठक हैं, बहुत सज्जन भद्र व्यक्ति हैं। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए प्रबल जी, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आखिर इतना सीनियर आदमी जो 2 प्रधानमंत्री के एडवाइजर रहे हों, उनके सहयोगी रहे हों, आज वो भाजपा में आने के लिए क्यों तैयार हुए, उनका मन क्यों बना? ये कांग्रेस के सोचने का विषय है। हमारे लिए तो आनंद का विषय है कि इतना अनुभवी नेता हमारी पार्टी में आए। प्रभा जी, अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर काफ़ी अटकलें चली कि वो भाजपा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी कोई जोरदार सा खंडन नहीं किया। उनका कहना था कि ये मीडिया का सवाल था, मीडिया ने इसका जवाब दे दिया। तो आपको लगता है कि अभी जो टिकटों का वितरण चल रहा है, जैसे पहले भी भागीरथ प्रसाद जी को टिकट मिल गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने टिकट छोड़ के भाजपा का ज्वाइन किया, तो आपको कहीं ऐसे अटकलें या कयास, आप इतना लंबा अनुभव है, आपका लगता है कि फिर भी ऐसा इतिहास दोहराया जा सकता है? नहीं, मैं इन कयासों में नहीं जाता हूं, और न मैं ये मानता हूं कि कमलनाथ जी ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि ऐसा सोचते तो आज नकुल नाथ जी का जो दिल्ली से टिकट डिक्लेयर हुआ है वो नहीं होता। मैं ऐसा कभी नहीं मानता हूं। अगर हम देश की बात करें तो सीएए लागू हो गया है, धारा 370 हट चुकी है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और भी हमारे जो पूजा स्थल हैं, धार की हम बात करें, वहाँ भी सर्वे का कह दिया गया है। आपको क्या लगता है कि टाइमिंग वाला मामला है या दृढ़ इच्छा शक्ति है, और जो विपक्ष आप पे बरसों से आरोप लगाता था वो कहीं ना कहीं वो आज कटघरे में है? नहीं, हमारी
21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई थी। तब से लेकर शिमला में जब हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, उसमें जोड़ा गया था कि राम जन्मभूमि की पर मंदिर बनाना का प्रस्ताव पारित किया था। हमारी घोषणा पत्र में धारा 370 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जमाने से था। ये सारी चीजें और अपने आइडियोलॉजी के विषय जिसके लिए जनसंघ की स्थापना हुई और बाद में भाजपा, तो वो तो निश्चित तौर पे होना ही था और हो ही रहा है। और इससे कार्यकर्ता उल्लासित है कि हमारे सपनों को, हमारे विचारधारा के इच्छाओं को साकार करने में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी सब साथ में लगे हुए, पूरी पार्टी। कार्यकर्ता को और क्या चाहिए? पीढ़ियां खपाई है लोगों ने, और पीढ़ियां खपाई है तो इसका मतलब है कि आज वो दिन आया है जब हमारी विचारधारा की जीत हो रही है, एक एक सपने पूरे हो रहे हैं। आगे जो वायदे हैं, मतलब ये भी सिद्ध हुआ कि पार्टी जो कहती है सो करती है, तो आपको लगता है कि आगे भी जो कृष्ण मंदिर का या शिव ज्ञान व्यापी का मामला, उसमें भी कहीं ना कहीं पार्टी की नीति आगे बढ़ेगी? देखिए, ये अदालतों का फैसला है। पार्टी तो चाहती ही है, ये अदालत में सब मामले हैं और अदालत जो फैसला देगा उसको अब राम जन्मभूमि का मामला अदालत का था, अदालत ने फैसला दिया तो मान्य हुआ तो उसकी तत्परता से फॉलो किया गया। पार्टी की जो नीति रीति थी, पार्टी ने सीए की बात की थी, पार्टी ने जो और वादे किए थे, तो ये कह सकते हैं जो कहते हैं सो करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, हमारी पार्टी एक निश्चित विचारधारा के लिए है। हम देश में तुष्टीकरण के लिए काम नहीं करते। क्या इस देश में शरणार्थियों को नागरिकता देना गुनाह है? सीएए का मतलब है कि जो लोग बाहर से आए हैं, शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता देना, नागरिकता छीनना। इसका विरोध किस बात का, क्यों विरोध हो रहा है? तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसी सारी चीजें हैं जो आगे होंगी अगले 5 साल में। ये भारत का पहला चुनाव हो रहा है जो साफ दीवारों पे लिखा है। प्रभाल जी, हम मतलब जनता स्वर है, जन स्वर है कि मोदी आएंगे, भाजपा आएगी। तो ये बात भी आती है कि जो रोजगार देने की बात की गई थी, जो हमारे पढ़े लिखे छात्र विद्यार्थी जो पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, अच्छा हमारा क्रेम जा रहा है, उनको रोजगार के अवसर की बात की गई थी, महंगाई को भी कम करने की बात की गई थी। प्रतिपक्ष सवाल उठाता है, आखिर इन मुद्दों पर क्यों पार्टी अग्रसर नहीं है? प्रतिपक्ष के पास और क्या, महंगाई कम नहीं हुई? अभी देखिए, सीधे सिलेंडर के दाम कम हो रहे हैं, दाल चावल सब के दामों को देखिए आप, उस अनुपात में देखिए। ये तो कांग्रेस का बहाना है, बेरोजगारी कम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। खुद नियुक्तियां पत्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। ये बेफजूल के आरोप हैं और मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं। प्रदेश में और देश में जिस तरह धार्मिक स्थल, शिवालय और देवालय सज रहे हैं, तो इसको रोजगार से जोड़ने की जो बात हो रही है, धार्मिक पर्यटन, जब आप प्रदेश का अध्यक्ष थे भाजपा के, जब भी आपके समय भी शुरुआत हुई थी, तो आपको कैसा लगता है कि ये जो महाकाल है या अयोध्या में ये बन रहे हैं, इसे रोजगार कैसे जुड़ता है? क्या नहीं जुड़ता है? माला वाले, प्रसाद वाले, पंडित पुजारी जी, स्कूल विद्यालय संस्कृति के अन्य चीजें देखेंगे आप, रुकने का स्थान, पर्यटन वाले, पूरे देश से लोग महाकाल में 10,000 15,000 आते हैं, आज 1 से 2 लाख लोग रोज आते हैं। आपने देखा होगा शिवरात्रि के दिन 8 लाख लोग उज्जैन जैसे नगर में। तो ये अपने आप में मायने रखता है ना, जो आते हैं तो रेल की यात्रा से आते हैं, बस की यात्रा से आते हैं, ऐसे तमाम सारी चीजें बढ़ती हैं, उस शहर का विकास होता है, रोजगार मिलता है, और ये सब चीजें अपने आप में मायने रखती हैं। हर चीज में रोजगार है, फूल बेचने वाले से लेकर श्रृंगार करने वाले तक। अब कपड़े वहीं बनते हैं, श्रृंगार वहीं होता है, इसलिए सब चीजें हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये तो रोजगार के माध्यम बंद आध्यात्मिक रूप से रोजगार, और वहाँ जो दुकान करते हैं उन सब का मन बढ़ता है, आध्यात्मिक भाव होता है, देश सेवा का भाव होता है, राष्ट्र सेवा का भाव होता है, भगवान सेवा का भाव होता है। प्रभा जी, एक चीज़ और समझ इन दिनों दिखाई दे रही है, सनातन को लेकर काफ़ी लोग जागरूक हैं, और यही वजह है कि हमारे जो संत हैं, हमारे जो प्रवचनकार हैं, उनकी जो प्रवचनकारों की भी सभाएं हो रही, कि लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एक बड़ा एक जलसा बन रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये भावना सामने आ रही है, तो जो बरसों से दबी हुई चीज़ थी सामने आ रही है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, प्रवचन के प्रति, तपस्या के प्रति ये देश हमेशा सम्मान करता रहा है। स्वर्गीय विद्यासागर जी महाराज, आचार्य मुनि, जिनका भी निधन हुआ, भारत ही ऐसा देश है जिसके तन पर कोई कपड़ा नहीं, दिगंबर जैन थे, लेकिन विश्व के सैकड़ों राष्ट्रों में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इतने महान व्यक्तित्व थे। ये भारत है जहां तपस्या की पूजा होती है। प्रवचन से लोग धार्मिक भाव और सात्विक भाव और आध्यात्मिक भाव से जुड़ते हैं, और ये देश में जब सात्विक आध्यात्मिक भाव बढ़ेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि देश के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। पहले ये मन में भाव आएगा कि मेरा राष्ट्र, उसके बाद मेरा समाज, उसके बाद मैं, अंत में अपने बारे में सोचेगा। एक समय ऐसा आ गया था कि देश में मैं, उसके बाद में कुछ और, उसके बाद राष्ट्र। तो ये पलट रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सब लोग शिवालय देवालय की तरफ उनका ज़्यादा रुख है, बाकी लोगों की तरफ इतना नहीं है। इसकी क्या वजह मानते हैं? एक धर्म विशेष पर क्यों आखिरकार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा, अभी लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, मुस्लिम संप्रदाय द्वारा पूरी तरह से आयोजित किया गया था। ऐसा नहीं है। 3 तलाक किसने खत्म किया? क्या 3 तलाक होना चाहिए? तलाक 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 और तलाक। ये आरोप मिथ्या आरोप। हम पंथ निरपेक्ष की ओर है, सब समान नागरिक संहिता की ओर जा रहे हैं, कॉमन सिविल कोड की ओर भी बढ़ने वाले हैं, इसलिए हम पर यह आरोप सही नहीं है। समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी से और सवाल करेंगे और कुछ जानेंगे। ब्रेक के बाद आइए हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात जी से चर्चा का दौर जारी रखते हैं। सर, ये विधानसभा चुनाव हुए अभी, और अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा थी, एंटी इनकम्बेंसी, और इस बार कमलनाथ की सरकार, और तमाम दावे किए जा रहे थे, और बहुत हद तक मीडिया का भी एक वर्ग जो है वो इस बात को लेकर बड़ा आशान्वित था कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा। जो परिणाम आए उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? अब तो बहुत दिन हो गए, सरकार बन गई, मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए। जनता के मन को देखिए, भारत में बहुत वर्षों बाद, नेहरू जी के जमाने के बाद, ये पहला लोकसभा चुनाव है। 2014 में भी लोग कहते थे टक्कर होगी, फिर उसमें भी कहते थे 19 में भी, लेकिन 2024 की लोकसभा दीवार पर लिखी हुई बात दिख रही है कि भाजपा आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। और ये मोदी जी की पार्टी के लोग या भाजपा के लोग नहीं कह रहे हैं, ये देश में एक एक के मुंह पर ये बात आ गई है, कांग्रेसी तक इसे स्वीकार कर रहे हैं। मैं बहुत वर्षों बाद देख रहा हूं राजनीति में कि चुनाव होने के पहले परिणाम आ गया है, और ये अपने आप में भाजपा के नेताओं के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, निष्ठा के प्रति, देश की प्रगति के प्रति, देश के विकास के प्रति, देश में नरेंद्र मोदी जी की विश्व में बढ़ती लोकप्रियता के प्रति एक अगाध श्रद्धा उपजी है। और श्रद्धा जो उपजी है वो मत में स्वयं परिवर्तित चुनाव से पहले हो चुकी है। जनमत दिख रहा है, स्वयं जनता कह रही है, अरे वो तो बीजेपी आ रही है, वो तो बीजेपी आ रही, मोदी जी बनेंगे। तो जो 370 की बात कर रहे हैं, और वो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश से भी 29 की 29 सीटें? निश्चित तौर पर देख रहे हैं आप कांग्रेस की क्या हालत हो रही है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने उम्मीदवार भी दिए अभी 10, वो देख के ही लग रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 19 में जब 28 सीटें जीत सकती है, तो अब तो पूरा देश राममय और मोदीमय है, तो 29 जीतने में मुझे कहीं कोताही लगती नहीं है कि कहीं से कोई कसर रहेगी। प्रभा जी, आप हमेशा कहते रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में एक मजबूत प्रतिपक्ष का होना भी जरूरी है, तो आपको लगता नहीं जब आप 29 की बात करते हैं तो एक तरफा ही सब हो जाएगा, तो फिर ये अधिकारी और ये तमाम लोग निरंकुश नहीं हो जाएंगे? क्या ये कांग्रेस का काम नहीं है सोचना?
हम भी तो विपक्ष में वर्षों रहे हैं। हम तो सिर्फ 15 साल से सत्ता में, अटल जी 3 बार रहे लेकिन 6 साल में ही खत्म हो गए थे। मोदी जी लगातार बन रहे हैं और बनेंगे आगे। तो क्या कांग्रेस वर्षों तक हम विपक्ष में रहे तो हमारी विपक्ष में भूमिका नहीं थी? क्या विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, निभाना आता है? आज भी सत्ता के मद में विपक्ष की भूमिका निभाना, ये स्वभाव जनता को पसंद नहीं है। आप मुझे एक संघर्ष बता दीजिए, एक संघर्ष बताइए जिन्होंने समस्याओं के लिए। महंगाई की बात टीवी पे करने से महंगाई कम हो जाएगी क्या? संघर्ष चाहिए। कांग्रेस ने में संघर्ष की सुविधा के इतने भोगी हो गए हैं कि कांग्रेस संघर्ष से दूर भागती नजर आई। और जो संगठन विपक्ष में रहकर संघर्ष से दूर भागता है उसको कभी भी सत्ता नहीं मिल सकती। जनता जानती है। जनता पिछले 70 साल में इतनी परिपक्व हो गई है, 72 साल में उसकी पॉलिटिकल और लोकतांत्रिक मूल्यों में जो आस्था होती है वो बहुत बड़ी बढ़ गई है। वो जानते हैं कि किसके हाथ में भारत सौंपना है। तो मोदी जी के हाथ में भारत सौंपना है, भाजपा के हाथ में भारत सौंपना है, ये पूरी तरह जानती है। और कांग्रेस की स्थिति देख रही है वो। प्रभा जी, फिर क्या वजह है कि जब उनके युवराज राहुल गांधी कोई चाहे न्याय यात्रा हो या दूसरी यात्रा में निकलते हैं तो भीड़ उमड़ती है? तो क्या क्या उनको लोग देखना चाहते हैं या क्या, आप क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई देश में। भीड़ आती है, मिलती है, जुलती है, आकर्षण का केंद्र भी बनते हैं। लेकिन इस देश के नागरिक बोध और मतबोध को आप चुनौती नहीं दे सकते। वोटर सेंस और सिविक सेंस को चुनौती नहीं दे सकते। और राहुल गांधी जी को लगता है, और यही गुमराह हो जाते हैं और चुनाव हार जाते हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार से देश की सरकार बनती है, 120 सीटें हैं दोनों जगह। क्या हालत है कांग्रेस की दोनों राज्यों में? एक में 17 पे लड़ रही है और एक में अभी तो पुल ही नहीं खुला कितने पे लड़ेगी। इसलिए कांग्रेस अपने आप में कंफ्यूज पार्टी है। और कांग्रेस का कंफ्यूज, जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी पार्टी, आज वो कंफ्यूज पार्टी है। इसलिए कांग्रेस के बारे में देश ने सोचना बंद कर दिया, जो जहां तक मुझे समझ में आता है। प्रभा जी, क्षेत्रीय दल जिस तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है 2 दलीय तरफ हम बढ़ रहे हैं या क्षेत्रीय दलों का आधार कम हो रहा है? देखिए, क्षेत्रीय दल की अपनी सीमा होती है। ममता बनर्जी का बंगाल के बाहर क्या है? आज भी 18 सांसद हमारे हैं वहां पे 42 में से। इसलिए क्षेत्रीय दलों का भविष्य भी बहुत, आप कहेंगे उज्जवल होगा, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीयता का भाव बढ़ा तो उसका भी सम्मान कर रहे हैं। जनता दल यू अपने आप में, नीतीश कुमार जी आए, भाजपा में आए, अब शिवसेना के लोग भी आए ही हैं। हम जहां सारे लोग, अभी आपके ये क्या नाम है, चिराग पासवान, शरद पवार जी, सारे लोग। अब ये सवाल क्या है कि अब ये अपना, भाई कुल मिलाकर आप पार्टी चला रहे हैं कि परिवार चला रहे हैं? मुलायम सिंह जी की पार्टी ने क्या चलाया? लालू यादव जी के परिवार ने क्या चलाया? ममता जी क्या चला रही हैं? अभिषेक बनर्जी कौन चला रहा है? उद्धव ठाकरे जी क्या चला रहे हैं? सवाल ये है कि परिवार चलाना और पार्टी चलाने में आज भाजपा ही देश में एक पार्टी है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब खत्म हो गए हैं कि परिवारवाद से ग्रस्त पार्टियां हैं और भाजपा परिवारवाद से दूर पार्टी है। एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, इक्के दुक्के हमारे भी होंगे। आपको लगता है कि अब जनता समझ गई है कि वो परिवारों की अपेक्षा पार्टी पर सिद्धांत तो ज्यादा ध्यान दें? बिल्कुल बिल्कुल, और ये समझ गई है और ये समझना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में उनकी मानसिक और हार्दिक स्थितियां मजबूत हुई हैं, देश मजबूत हुआ है, लोग समझदार हुए हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने में अब उनकी मजबूती बनी है। और वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, क्षेत्रीय पार्टी को देखना चाहिए या राष्ट्रीय दल को देखना चाहिए। कहीं कहीं संतुलन भी है, दोनों जगह संतुलन भी होता है। फिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने दम पे इतनी हुई उसके बाद भी वो गठबंधन करती है अपने अलायंस से? इसके क्या मानते हैं? नहीं, गठबंधन तो स्वाभाविक प्रक्रिया राजनीति की। अगर जनता दल यू अगर आता है तो हम मना करेंगे क्या? एकनाथ शिंदे आते हैं तो मना करेंगे क्या? आज शरद पवार जी कहने की हम आना चाहते हो तो मना करेंगे क्या? अजित पवार आ ही गए हैं, तो वो खुद में टूट रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे। लेकिन हम राजनीतिक रूप से सबके लिए खुले हुए हैं। हर भारतीय राजनीति के कोई भी दल का व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति अगर आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं।
और इसीलिए पोलिंग बूथ से लेके कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता पोलिंग पर बैठने वाला भी आना चाहता है तो उसका भाजपा स्वागत करती है। और मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी, संजय पाठक जी, ये सब लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, इनके पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। आपसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात जी, जो संगठन के कुशल शिल्पी हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर से लेकर मंडल स्तर से लेकर तमाम जिलों में काम किया है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को गढ़ा है। उनका स्पष्ट कहना है कि पार्टी के अगर सिद्धांत मजबूत हैं, पार्टी के अगर कार्यकर्ताओं में आस्था है, तो फिर पलायन नहीं हो सकता है। जरूर इस बात की है हम दूसरों को दोष देने की जगह अपनी स्थिति को मजबूत करें, तभी पार्टी मजबूत होगी, तभी प्रजातंत्र भी मजबूत होगा। आज इतना ही, फिर हम किसी मेहमान से मुलाकात करेंगे। जब तक देखते रहिए आप देश न्यूज़। नमस्कार।